अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रियासती हुकूमत ने ग्राम पंचायतों के इंतखाबात आइंदा माह अगस्त में मुनक्किद करने का फैसला किया है। अनकरीब शेड्यूल जारी करते हुए अगस्त के अवाखिर तक ग्राम पंचायत के इंतखाबात करवाने का इम्कान है। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में मुनक्किदा एक आला सतही इजलास के दौरान ग्राम पंचायतों के इंतखाबात के सिलसिले में तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने जल्द से जल्द ग्राम पंचायत के सरपंचों और दीगर ओहदों के लिए तहफ़्फ़ुज़ात को खतियत देने की ओहदेदारों को हिदायत दी। बताया गया है कि चीफ मिनिस्टर ने गुज़िश्ता इंतखाबात के तहफ़्फ़ुज़ात के मुताबिक ही इंतखाबात करवाने की गुंजाइश का जायज़ा लेने का भी मशवरा दिया। इस इजलास में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा सीतक्का, दामोदराज नरसिम्हा, श्रीनिवास रेड्डी, पूनम प्रभाकर, हुकूमत के मुशीर डॉक्टर के केशवराव, साबिक वजीर जाना रेड्डी, चीफ मिनिस्टर के मुशीर वीएम नरेंद्र रेड्डी, रुकने काउंसिल तीनमार मल्लना, एडवोकेट जनरल सुदर्शन रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और दूसरे मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो धरानी पोर्टल में पाए जाने वाले तकनीकी मसाइल की यकसोई के लिए तफसीली मुताला करें ताकि धरानी पोर्टल में पाए जाने वाले मसाइल का मुस्तकिल हल तलाश किया जा सके। धरानी पोर्टल में पाए जाने वाले मसाइल का जायज़ा लेने के लिए चीफ मिनिस्टर ने एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में वज़ीर इत्तलात व ताल्लुकात आमा व रेवेन्यू पोगलेटी श्रीनिवास रेड्डी, हुकूमत के मुशीर डॉक्टर केशवराव और दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। इस इजलास में धरानी पोर्टल की कारकर्दगी का तफसीली जायज़ा लिया गया और चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों से पोर्टल में पाए जाने वाली खामियों को दूर करने की गुंजाइश से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि धरानी पोर्टल में खामियों को दूर करने के दौरान नए मसाइल पैदा होने ना दें, इस सिलसिले में काफ़ी एहतियात बरतें। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुमे को ऐलान किया कि आने वाले 3 माह में रियासती हुकूमत 30,000 मुलाजिमीन के तकर्रुरात करेगी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता दिसंबर में इक़्तिदार पर आने के बाद से कांग्रेस हुकूमत ने 30,000 मुलाजिमीन के तकर्रुरात किए हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुक्मरानी के हत्ता के 1 साल की तकमील से कबल ही हम 60,000 मुलाजिमतें फ़राहम कर रहे हैं, जिससे हुकूमत की संजीदगी और बेरोज़गार नौजवानों में एतमाद की बहाली के इक़दामात का इजहार होता है। चीफ मिनिस्टर ने ज़िला रंगारेड्डी व तुंगापल्ली में फायरमैन्स के चौथे बैच की पासिंग आउट परेड की सलामी लेने के बाद मुनक़दा तकरीब को मुखातिब किया था। అందుకోసమే అంబులెన్స్ ఉందేమో చూడండి, అక్కడ ఎవరో కింద పడ్డట్టున్నారు చూడండి. అందుకే ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం అన్ని అంశాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని మీకు ఉద్యోగ భద్రత కల్పించడమే కాకుండా మీరు చేసిన శ్రమకు మొదటి తారీఖు నాడు మీ జీతభత్యాలు చెల్లించడానికి ఒక స్పష్టమైన నిర్ణయంతో ముందుకు వస్తుంది. 30,000 ఉద్యోగాలు 90 రోజుల్లో నియామక పత్రాలు ఇవ్వడమే కాదు, ఇంకొక 90 రోజుల్లో ఇంకొక 30,000 ఉద్యోగాలకి వాళ్ళ నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చినాం. డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ ద్వారా 11,000 టీచర్ పోస్టులను భర్తీ చేయాలని, గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3లో కూడా ప్రభుత్వ ఉద్యోగ నియామక పత్రాలు ఇవ్వాలని, వివిధ శాఖలలో వచ్చిన ఖాళీలను దాదాపుగా ఇంకొక 30,000 పైచిలకు ఉద్యోగ నియామకాల కోసం పోటీ పరీక్షల్ని ఈ ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్నది. అంటే ఈ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి సంవత్సరం తిరగక ముందే 60,000 పైచిలకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగ నియామకాలు అందించడం ద్వారా మా చిత్తశుద్ధిని నిరూపించుకొని నిరుద్యోగ యువకులకు ఈ ప్రభుత్వం పట్ల నమ్మకం, విశ్వాసం కల్పించి राष्ट्र BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो ये वजाहत करे कि दरकार पानी की दस्तयाबी के बावजूद कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के लक्ष्मी पंप हाउस से पानी की क्यों पंपिंग नहीं की जा रही है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अगर 2 अगस्त तक कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं करती है तो फिर किसान और बीआरएस पंप चलाना शुरू कर देंगे। बीआरएस के अरकान असेंबली और अरकान काउंसिल के वफद ने जुमे को लक्ष्मी पंप हाउस का दौरा किया और इस पंप हाउस के मायने के बाद ओहदेदारों से बातचीत की। केटीआर ने दावा किया कि ओहदेदारों ने वाजे कर दिया है कि पंप्स अच्छी हालत में हैं और पंप्स के इस्तेमाल के लिए पानी का दरकार बहाव भी मौजूद है, लेकिन हुकूमत पंपिंग के जरिए पानी हासिल नहीं कर रही है और किसानों को पानी सरबराह नहीं किया जा रहा है। केटीआर ने यह भी दावा किया कि पंप्स 30,000 क्यूसिक्स पानी के बहाव को ऑपरेट कर सकते हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि पंप हाउस का अदम इस्तेमाल कांग्रेस हुकूमत की मुजरिमाना लापरवाही की बदतरीन मिसाल है। ఇంత అద్భుతమైన సిస్టమ్ రూపొందించాలంటే మరొకరికి సాధ్యం కాదు. కేసీఆర్ గారు మొత్తం తయారు చేసి మీ చేతిలో పెట్టినారు. మీరు చేయవలసిందల్లా ఒకటే, ఇవాళ ఈ పంప్ హౌస్ వెంటనే నడిపితే మేము అడిగినాం, పంపులన్నీ నడుస్తున్నాయా అని అడిగినాం, ఫుల్ కెపాసిటీలో ఉన్నాయా, ఏమైనా సమస్య ఉందా అని అడిగినాం. ఏ సమస్య లేదు సార్ అన్నారు. 17 పంపులు, ఒక్కొక్కటి 40 మెగావాట్ల కెపాసిటీ పంపు అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి. రోజుకు 2 టీఎంసీల నీళ్ళు ఇక్కడ నుంచి ఎత్తిపోయొచ్చు. నిజంగా చెప్పాలంటే ఇక్కడ నుంచి 3 టీఎంసీలు ఎత్తిపోయొచ్చు. ఈడికెళ్ళి పైదాకా 3 పోతే ఆడికెళ్ళి 2, రోజుకి 3 టీఎంసీలు ఇక్కడ నుంచి తీసుకునే సామర్థ్యం మనకుంది. కానీ కేవలం రాజకీయపరమైన నిర్ణయం లేకపోవడం వల్లనే పాపం ఇంజనీర్లు ఏమీ చేయలేని అవస్థలో వాళ్ళు ఉన్నారు. నీళ్లున్నాయి, బటన్ ఒత్తితే పంపులు నడుస్తాయి, నీళ్లు ఎంఎండీలో పడతాయి, ఎల్ఎండీలో పడతాయి, మొత్తం సిస్టమ్ అంతా. అవసరమైతే ఎస్ఆర్ఎస్పీ కూడా తీసుకుపోవచ్చు, నీళ్లు వరద కాలువ నింపొచ్చు, ఎస్ఆర్ఎస్పీ నింపొచ్చు, సింగూరు, మల్లన్న సాగరు, మన నిజాం సాగరు మొత్తం 18 లక్షల ఎకరాలు స్థిరీకరించవచ్చు, 18 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్లు ఇవ్వచ్చు. లేనిదల్లా రాజకీయ సంకల్పం, రాజకీయంగా కేసీఆర్ గారిని బదనాం చేయడం అనే ఒకే ఒక్క ఉద్దేశంతో ఈ పంపులు నడపడం లేదు. ఒకటే, ఈ పంపులు వెంటనే ఆన్ చేయండి. మీరు అనవసరంగా రాజకీయాల జోలికి పోయి రాజకీయంగా కేసీఆర్ గారిని బదనాం చేయాలనే ఒక చిల్లర ప్రయత్నం ఏదైతే మీరు చేస్తున్నారో ఇప్పటికే అవన్నీ కొట్టుకపోయినాయి గోదావరి వరదలో. ఇవాళ మీరేమైతే అడ్డమైన మాటలు మాట్లాడినరో అవన్నీ తప్పుడు ప్రచారాలని చెప్పి ప్రజలకు అర్థమైపోయింది. అందుకే మేము అనేది, మీరు చేస్తారా పంప్ హౌజు చాలు చేస్తారా చెయ్యరా తేల్చి చెప్పండి. మీకు అసెంబ్లీ సమావేశాలు ముగిసేదాకా ఈ ప్రభుత్వానికి మేము గడువు ఇస్తున్నాం. ఆగస్టు 2కు అసెంబ్లీ సమావేశాలు ముగుస్తా ఉన్నాయి. అప్పటిదాకా ఈ ప్రభుత్వానికి, ఎందుకంటే మేము కూడా అందరం హౌజ్లో నిలదీస్తాం, రైతుల పక్షాన ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతాం, ఎందుకు చాలు చేస్తలేరు మీరు, అవసరమైతే ప్రత్యేక చర్చ పెట్టండి. లక్షలాది ఎకరాలకు సంబంధించిన ఎకరాలకు ఆయకట్టు నీళ్ళిచ్చే ప్రాజెక్ట్ ఇది. అట్లాంటి ప్రాజెక్టును మీరు ఎందుకు ఈ రకంగా రాజకీయ కక్షతో ఎండబెడుతున్నారు, రైతులను ఎందుకు ఇబ్బంది పెడుతున్నారు? वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव के उस मुतालबे को मायना खैज करार दिया कि मेडीगड्ढा बैरेज को मुकम्मल गुंजाइश तक पंपिंग की जाए। उन्होंने कहा कि अगर बैरेज को मुकम्मल ज़ेर-ए-आब किया जाए तो कोई भी हादसा पेश आ सकता है, क्योंकि मेडीगड्ढा के करीब 44 मौजूआत उसके पानी से बह जाएंगे। इसके अलावा भद्राचलम भी मुकम्मल तौर पर बह जाएगा। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट को बीआरएस हुकूमत ने सिर्फ कमीशन हासिल करने के लिए तामीर किया था। प्राणहिता चेवड़ा प्रोजेक्ट के मंसूबे को मुस्तरद करते हुए बीआरएस हुकूमत ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट को 38,500 करोड़ के तखमीने से मुकम्मल करने का ऐलान किया था। बाद अज़ां ये एस्टीमेट 80,000 करोड़ तक पहुंच गया। इसके बावजूद ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को तकमील करने के लिए मजमूई तौर पर 1,47,000 करोड़ की रकम खर्च करनी होगी। उन्होंने कहा कि केटीआर के कहने पर रियासती हुकूमत किसी भी बैरेज में पंपिंग नहीं करेगी, बल्कि इसके लिए वो एनडीएसए की रिपोर्ट का इंतजार करेगी। ఎక్కువ ఖర్చు అయితే ఎక్కువ కమిషన్లు వస్తేనే కక్కుర్తితోని కేవలం కమిషన్ల కక్కుర్తి కోసం బిఆర్ అంబేద్కర్ ప్రాణహిత చేవెళ్ల ప్రాజెక్టు నిలుపుదల చేసి మేడిగడ్డకి ప్రాజెక్టు మార్చి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ అని అప్పటి నుంచి కొనసాగుతుంది. మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు గుండకాయ అని చెప్పింది వాళ్లే.
ప్రాజెక్టు వ్యయాన్ని 38,500 కోట్ల నుంచి 80,000 కోట్లకు పెంచి ఆనాడు 80,000 కోట్లకి సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ అనుమతి తీసుకున్నారు. 80,000 crores మీద వాళ్ళు అనుమతి తీసుకొని వాళ్ళు దిగిపోయే నాటికి 94,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టినారు. ఆ తర్వాత కూడా వాళ్ళ హయాంలో జరిగిన కొన్ని బిల్స్ అనేది ఇప్పటికీ 1,00,000 కోట్లు దాటింది. కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా లెక్కల మేరకు ఇప్పుడు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పూర్తి చేయడానికి 1,47,000 కోట్లు అయితే 1.47 lakh crores. ఆలోచన చేయండి, 38,500 కోట్లకి జరిగే ప్రాజెక్టుని ఇప్పుడు रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि रियासती बजट में ज़रूरी शोबे के लिए 72,659 करोड़ रुपए मख्तस करना किसानों की फलाह बहबूद के लिए कांग्रेस हुकूमत के अहद का सबूत है। जुमे को नलगुंडा में अपने कैंप ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर ने कर्ज माफ़ी के लिए 31,000 करोड़ रुपए मख्तस करने पर रोशनी डाली। रियासती वजीर ने जिक्र किया कि जुनूबी तेलंगाना में बड़े प्रोजेक्टों की तकमील के लिए खातिर ख्वाह फंड्स मख्तस किए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पंचायत राज और दही तरक्की के लिए 29,000 करोड़ रुपए और सड़कों और इमारतों के लिए 7,315 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। मरकजी बजट पर तनकीद करते हुए कोमटिरेड्डी ने मरकज में बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए हुकूमत पर तेलंगाना को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि रियासत को मख्तस फंड्स की कमी बीजेपी की तेलंगाना की ज़रूरियात को नज़रअंदाज करने की अक्कासी करती है। कोमटिरेड्डी ने ऐलान किया कि स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी के लिए 2 माह के अंदर टेंडर तलब किए जाएंगे। कांग्रेस के रुकने कानून साज काउंसिल टी जीवन रेड्डी ने बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर को तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि अपने साबिका हुकूमत की गलतियों को तस्लीम करने के बजाय आबपाशी प्रोजेक्ट्स को लेकर केटीआर किसानों और आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आबपाशी प्रोजेक्ट्स का मामला अदालत में ज़ेरे दौरा है और अदालत पर यकीन है कि आबपाशी प्रोजेक्ट्स में बदनुवानी करने वालों के खिलाफ अदालत उन्हें ज़रूर सजा देगी। చేసి వీళ్ళ తప్పులు కనబడకుండా అంటే వాస్తవంగా ఏదైతుందో అదే తుమ్మడి ఎట్టి వద్ద బ్యారేజీ నిర్మాణం చేయగలిగినట్టయితే కేవలం ఒక్క లిఫ్ట్ తో మాత్రమే మనకి ఎల్లంపల్లికి నీటిని తరలించుకునే అవకాశం ఉండగా ప్రాణహిత చెవెళ్ల ప్రాజెక్టును రీడిజైన్ అనే నెపంతో ఏదైతున్నదో 100 మీటర్ల దిగువకు తరలించి వీళ్ళ మీరు 3 లిఫ్ట్లు మేడిగడ్డ గాని అన్నార గాని సుందిల గాని 3 లిఫ్ట్ల ద్వారా కేవలం 38,000 కోట్లతో నిర్మాణం పూర్తయ్యేటువంటి ఒక ప్రాజెక్టే 1,20,000 కోట్లకు అంటే ఒక విధంగా ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం అప్పుల ఊబిలోకి నెట్టబడడం జరిగిందంటే దాని కేసీఆర్ గారే నైతికంగా బాధ్యత వహించాలని చెప్పంటున్నాను. ఇలా ప్రాజెక్ట్ కూడా ఏదైతుందో మొన్న అక్టోబర్లో మన మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ కుంగిపోయి ఆల్మోస్ట్ 6-7 పియర్స్ ఏదైతుందో सदर तेलंगाना महिला कांग्रेस सुनीता राव ने गांधी भवन में आज मीडिया से बात करते हुए मरकजी हुकूमत और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने पार्लियामेंट में खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ात देने का बिल तो मंजूर कर दिया लेकिन उस पर अमल आवरी करने में नाकाम रही। सुनीता राव ने बताया कि तेलंगाना महिला कांग्रेस की जानिब से 29 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देते हुए मरकजी हुकूमत से खवातीन को 33% तहफ़्फ़ुज़ात देने का मुतालबा किया जाएगा।
అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, ఎక్కడ ఆడవాళ్లకు ఉద్యోగాలు కూడా లేవు. ఈ రోజు చాలని జీతాలు, దానివల్ల డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ కేసెస్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయిపోయాయి. పిల్లలను చదివించుకోవాలా ఆడవాళ్ళు, ఈ రోజు ఉద్యోగాలు చేయాలా అంటే ఉద్యోగాలు లేవు. ఈ రోజు ఇవన్నీ కూడా మేమొస్తే ఖచ్చితంగా జాబ్స్ ఇస్తామని ప్రామిస్ చేశాం. రాహుల్ గాంధీ గారు మహాలక్ష్మి యోజన అనేది తేవడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా ఇండియా అలయన్స్ గెలిచినట్టయితే 8,500 ప్రతి ఒక్క మహిళ అకౌంట్ లో వచ్చేది. ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ లేకుండా అయిపోయినది. ఈ రోజు 2,500 తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇస్తుంది, మహిళలను ఆదుకుంటుంది. అదే మోదీ గవర్నమెంట్ ఈరోజు 450కి సిలిండర్ కూడా ఇస్తానని చెప్పి ప్రామిస్ చేశారు. అవి కూడా ఎక్కడా కనపడట్లేదు. 3వ పాయింట్, अक़लियतों से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ कॉरपोरेशन के सदुरनशीन ने हुकूमत की जानिब से अक़लियतों के लिए मख़्तस 3,003 करोड़ रुपए के बजट का खैर मक़दम किया और उन तमाम ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का का शुक्रिया अदा किया। वक्फ बोर्ड के दफ्तर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी, अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के सदरनशीन उबैदुल्लाह कोतवाल, उर्दू एकेडमी के सदर ताहिर बिन हमदान और हज कमेटी के सदरनशीन खुसरो बियाबानी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अक़लियतों से 4,000 करोड़ रुपए के बजट का वादा किया था और उस वादे की कांग्रेस पार्टी पाबंद अहद है। उन्होंने कहा कि जारिया मालियती साल शुरू होकर 4 माह गुजर रहे हैं, ऐसे वक्त में 3,003 करोड़ रुपए का बजट मख्तस किया गया, जो पिछले बजट के मुकाबले में 35% का इजाफा है। पिछली बार का तो बजट है मालूम, लेकिन अब जो बजट है ये हमारे बजट में इमीडिएट गवर्नमेंट है, सो इसको इमीडिएट आप देखिए। पिछले गवर्नमेंट आने के बाद पिछले बजट में वो लोग लेके हम बजट रिलीज करके उसको वैसे रख दिए थे, लेकिन ये गवर्नमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद 4 महीने में 600 करोड़ गवर्नमेंट इमीडिएट स्पेंड कर दी माइनॉरिटीज के लिए। तो माइनॉरिटीज का जो बजट हम जो होसा वही हम वहाँ पे बजट में रखे। तो हुकूमत का ये सिर्फ फिगर देके खुश करने का नहीं है कांग्रेस हुकूमत का, हमारे रेवंत रेड्डी साहब का। हमारा यही है कि जो हम बजट रिलीज जो हम वादा किए हैं उसको पेपर पे लाएंगे और जो पेपर पे लाएंगे उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो जितना भी बजट हमको अलोकेट किया गया हम तमाम लोग मिलके उसको रिलीज करवाएंगे। पिछली बार का तो बजट है मालूम, लेकिन अब जो बजट है ये हमारे बजट में इमीडिएट गवर्नमेंट है, सो इसको इमीडिएट आप। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सदरनशीन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि रंगारेड्डी जिले के चिलकूर गांव की कुतुबशाही मस्जिद उसी मकाम पर दोबारा तामीर की जाएगी। उन्होंने कहा कि मस्जिद 1950 से रेवेन्यू और वक्फ रिकॉर्ड में मौजूद है। आबादी से दूर रहने की वजह से इस मस्जिद में बाकायदा नमाज का एहतमाम नहीं होता था। बाज़ मफाद परस्त अनासिर ने इसे शहीद कर दिया, तहम वक्फ बोर्ड की जानिब से उसे उसी मुकाम पर दोबारा तामीर करवाया जाएगा। बात हुई, उसके बाद फिर वो बयान दिए हैं उनका, फिर हम उनसे बात की है तो वो भी कुछ प्रेशर में आके उस तरीके का दिए हैं, लेकिन उनका उससे कोई इत्तेफाक नहीं है। वो लोग उसका वो टूटने का अफसोस जाहिर कर रहे हैं, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो आपकी प्रॉपर्टी। उनका क्लेम है कि सिर्फ बाउंड्री बन रही। हाँ नहीं, अभी बाउंड्री बनने के बाद उसको पक्का स्ट्रक्चर बनाएंगे, पहले बाउंड्री बना के लॉक कर दीजिए, 2-4 दिन के बाद जरा माहौल थमने के बाद हम उसको काम शुरू करेंगे। बस उनका एक ही चीज ये है, मैं आपके मीडिया के जरिए मैं लोगों को बोलना चाह रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, गाँव के दो भी लोगों का एक ही कहना है कि हम यहाँ पर सालों से मुत्तहिद होकर एक दूसरे के त्योहारों में हम शामिल होते हैं, एक दूसरे के अच्छे बुरे में हम जाते हैं, बस हम आपस में बैठ के उसको मस्जिद को कर लेंगे। आप मेहरबानी करके बाहर से आप लोग आके माहौल को, हमारे गंगा जमुना तहजीब को, हमारे पुराने गोदावरी खनी से ताल्लुक़ रखने वाले कई मुतासरीन ने साबिक़ वज़ीर और कारगुजार सदर BRS KT रामाराव से मुलाकात करते हुए शिकायत की कि सिंगरेनी कॉलोनीज कंपनी लिमिटेड ने उनके कई क्वार्टर्स मुनहदिम कर दिए और अब वो बेघर हो गए हैं। इन मुतासरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि हल्का असेंबली रामागुंडम के कांग्रेस रुकन मक्खन सिंह राज ठाकुर ने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उनके क्वार्टर्स मुनहदिम कर दिए गए। हुक्काम ने इंतज़ामी कार्रवाई से कबल उनके पानी और बरक़ी के कनेक्शंस भी मुनक़ते कर दिए थे। उन मुतासरीन ने BRS लीडर KTR से ख्वाहिश की कि वो उनके मसाइल रियासती असम्बली में उजागर करें ताकि उनके साथ इंसाफ हो सके। లక్ష్మీనాథ్ దగ్గర కమర్షియల్ ఓపెన్ చేయాలని ఏమైతుందంటే CDMA అనుమతి విధానపరమైన ఆలోచించి ఆయన సొంత 150 ఫీట్ కావాలంట సార్ ఇక్కడ ఇటువైపు తీయడంట సార్, నేచురల్ జస్టిస్ లేదు, ఇటువైపే మొత్తం తీస్తారు। आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स जो सऊदी अरब में फंस गया था, रियासती फ़रोग़ इंसानी वसाइल व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नारा लोकेश की मुदाखलत के बाद जुमे को वापस हो गया।
जिला अंबेडकर कोनासीमा से ताल्लुक रखने वाला एस वीरेंद्र कुमार शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा, जहां उसके अफराद खानदान ने उसका इस्तकबाल किया। वीरेंद्र ने उसकी महफूज वापसी के लिए नारा लोकेश और तेलुगु देशम पार्टी NRI फोरम से इजहार तशक्कुर किया। जिले अंबेडकर कोनासीमा के अंबाजी पेट मंडल के एसयू कोपडी मौजू के रहने वाले वीरेंद्र कुमार ने कहा कि उसे एक एजेंट ने धोखा दिया, जिसने उसे कतर से मुलाजिमत फराहम करने का वादा किया। 10 जुलाई को कतर पहुंचने के बाद उसे सऊदी अरब रवाना किया गया। वीरेंद्र ने शिकायत की कि उसे एक रेगिस्तान में ऊँटों की देखभाल के कामों के लिए कहा गया और उसे बुनियादी सहूलतें तक फराहम नहीं की जा रही थी। సౌదీ అరేబియా డెజర్ట్లో ఇరుక్కుపోయిన స్ట్రక్ అయిపోయి రిక్వెస్ట్ పెట్టిన తర్వాత ఆయన ఏజెంట్ ఖాలిద్ సైఫుల్లా గారు, తర్వాత రాధాకృష్ణ గారు, NRI TDP టీం మొత్తం చాలా హెల్ప్ చేశారు సార్. చాలా ఆ సాయం నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను సార్. లోకేష్ గారికి చాలా థ్యాంక్స్ అండి. ఇది ఈ జన్మకు మర్చిపోలేను సార్. అలాగే NRI TDP నుంచి లోకేష్ గారు, నారా లోకేష్ గారు, అన్న ఖాలిద్ సైఫుల్లా గారు. हैदराबाद के दिलसुख नगर बम धमाके के वाक़े में मुलविस होने के इल्ज़ामात का सामना करने वाले एक मुलजिम की मौत हो गई। NIA ने उस पर इंडियन मुजाहिदीन से ताल्लुक़ रखने का इल्ज़ाम आयद किया था। 52 साला सैयद मकबूल उर्फ जुबैर, जो इस वक्त हैदराबाद की चल्लापल्ली जेल में महरूस था, उसकी मौत हो गई। मालूम हुआ कि खराबियत सेहत के बाद उसे गांधी हॉस्पिटल में शरीक किया गया था, जहां वो फौत हो गया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मकबूल को मुल्क भर में कई बम धमाकों में मुलविस होने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। धमाका केस में मकबूल को दिल्ली कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सरखे की अपनी नौयत की एक अजीबो गरीब वारदात में मकान में 1 रुपया भी दस्तियाब न होने पर सारिक ने अपनी ही तरफ से 20 रुपये छोड़ दिए। ये वाक़या ज़िले रंगारेड्डी के महेश्वरम में एक मकान में पेश आया। मकान में रहने वाले अफराद ने जब सामान बिखरा हुआ देखा तो उन्होंने CCTV कैमरे की जांच की, जो अहाते मकान में नस्ब किया हुआ था, जिसमें देखा जा सकता है कि एक नकाबपोश सारिक ने उस मकान से कुछ अशिया या नगद रकूमात के सरखे की कोशिश की। जब उसे मकान से 1 रुपया भी नहीं मिला तो उसने एक टेबल के ऊपर अपनी तरफ से 20 रुपये रख दिए और फ्रिज से पानी का एक बोतल लेकर फरार हो गया। अदालत में एक चार्जशीट दाखिल करने के लिए रिश्वत के तौर पर 20,000 रुपये कबूल करने पर एक सब इंस्पेक्टर पुलिस को गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जुमे को बताया कि जिले भद्रादरी कुत्तगुडम के पलवांचा पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर बी रामू को जुमेरात को उनके मकान से उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वो रिश्वत के 20,000 रुपये कबूल कर रहे थे। उन्हें एक एडवोकेट लक्ष्मा रेड्डी से रिश्वत की कबूलियत के दौरान पकड़ लिया गया। लक्ष्मा रेड्डी की मौकिला एस श्रावणी की जानिब से पलवांचा टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। एक केस में मुलजिम के खिलाफ अदालत ने चार्जशीट के अतकाल के लिए रिश्वत की रकम कबूल की गई थी। हैदराबाद के हाईटेक सिटी में रेव पार्टी मनाई जा रही थी, जहां पुलिस ने धावा कर दिया। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टास्क फोर्स ने मादापुर के अपार्टमेंट क्लाउड 9 होम्स में 4 जुमे की रात छापा मारा, जहां से 14 मर्द और 6 खवातीन को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने बताया कि रियल स्टेट ताजिर नागराज यादव, जो बेगमपेट का रहने वाला बताया गया, उसने अपनी सालगिरह के लिए मादापुर में रेव पार्टी मुनक्किद की थी। इस पार्टी के लिए बैरून मुल्क की शराब मंगाई गई थी, जबकि गोवा से ड्रग्स भी मंगवाए गए थे। पुलिस को जैसे ही इस पार्टी की इत्तला मिली, उसने दावा किया और वहां से 1 ग्राम कोकेन, 2 ग्राम MDA और दीगर मंशियात जब्त कर ली। मुगलपुरा पुलिस एक ऐसे नौजवान को तलाश कर रही है जिसने एक नौजवान लड़की के चेहरे पर स्प्रे छिड़कने की कोशिश की। उस नौजवान की इस हरकत का मकसद तो फौरी तौर पर मालूम ना हो सका, ताहम मकामी अफराद ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुमकिन है कि नौजवान ने उस लड़की का अगवा करने की कोशिश की हो। बताया जाता है कि अकबर मस्जिद के करीब इलाके सुल्तान शाही में एक नौजवान लड़की अपने मकान के बाहर कपड़े सुखा रही थी कि एक नामालूम नौजवान उसके करीब पहुंच गया और उसका मुंह बंद करने की कोशिश की। ताहम लड़की ने फौरी चीखो पुकार शुरू कर दी, जिसके बाद ये नौजवान बाइक के जरिए फरार हो गया। मकामी अफराद ने काफ़ी दूर तक उस नौजवान का ताक़ुब भी किया, ताहम वो बच निकलने में कामयाब रहा। ताहम मुगलपुरा पुलिस स्टेशन में इस ताल्लुक से एक FIR दर्ज करवाई गई है। एक खौफनाक हादसे में 2 अफराद हलाक और दीगर 2 शदीद जख्मी हो गए जब इस हादसे में एक कार बेकाबू होकर RTC बस से टकरा गई और उलट गई। यह हादसा जुमे को शामिरपेट पुलिस हदूद में पेश आया। तेज़ रफ्तार कार के ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया और वह RTC बस की तरफ पलट गई। तसादुम से बचने की कोशिश में कार उलट गई। RTC बस ड्राइवर ने भी कार से बचने की कोशिश की, जिसकी वजह से बस सड़क से हट गई। जख्मियों को फौरी तौर पर इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। उड़ीसा के भुवनेश्वर में आज एक गुड्स ट्रेन डिरेल हो गई, यानी पटरियों से उतर गई। इसके 2 वैगन्स पटरियों से उतर गए।
ये हादसा भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के करीब आज पेश आया। इस हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ। रेलवे स्टाफ ने यहाँ पे पटरियों की बहाली का काम शुरू किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि अग्निवीर स्कीम की मुखालिफत करने वाले लोग ही माजी में दिफाई बजट घोटाले में मुलविस रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग नहीं चाहते कि फ़ौज और IAF खुद इन्हिसार हो। इन बातों का इजहार वज़ीर आज़म मोदी ने द्रास में कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुनक़िद की गई तकरीब से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा मरकज़ी हुकूमत ने फ़ौज को जदीद खतूत पर इस्तेवार करने और उनके सभी मसाइल हल करने की खातिर ज़मीनी सतह पर इक़दाम उठाए हैं। साथियों, कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। आप जानते हैं, भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा था। बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया। लेकिन लोकसभा में कायदे अपोजिशन राहुल गांधी ने आज उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में लोको पायलट से मुलाकात की। कुछ दिनों पहले ही राहुल गांधी ने लोको पायलट से मिलकर उनके मसाइल सुने थे और मुल्क को इन मसाइल से वाकिफ करवाया था। उन्होंने बताया था कि कितने मुश्किल हालात में लोग काम करने पर मजबूर हैं। इसके बाद मोदी हुकूमत होश में आई और लोको पायलट्स के मसाइल पर ध्यान देना शुरू किया। लोको पायलट्स रेलवे की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। इन्हें सहूलियात और आराम देना रेलवे की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है। आप इतने घंटे ट्रेन चलाते हो, कम से कम इतनी तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि भैया आप हिंदुस्तान को मतलब घुमा रहे हो, मूव कर रहे हो, मोबाइल बना रहे हो, तो इतनी तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कितनी कॉस्ट लगेगी? कोई बड़ी बात नहीं है, तो बताइए क्या चाहिए आपको? सर, आपको सबसे पहले कोटि कोटि धन्यवाद कि आप क्या हुआ अभी, इन्होंने क्या किया है? आप सर ने जो लोको पायलट के संबंध में, तो आपने जब से उठाया है तब से ये सबको ये जानकारी हो गई है कि लोको पायलट रेल में एक पोस्ट है कि जो रेल का संचालन करते हैं, जो ड्राइवर कहे जाते थे वो अब लोको पायलट है। जब से आप ये मुद्दा मीडिया में उठा है तब से हम लोगों को एक नई पहचान के साथ साथ सुविधाओं की खोज की जाने लगी है। जैसे इन सब इंस्पेक्टरों को लगाया गया है, जो इंस्पेक्टर हैं लोको के, कि किस लोको में एसी काम कर रहे हैं, किस लोको में नहीं कर रहे हैं। पर डे इनको इस चीज का नोटिफिकेशन देना पड़ रहा है, जानकारी प्रशासन को। तो अभी इन्होंने कोई कमेटी बैठाई है? हाँ, कमेटी सर बैठाई है, लेकिन कमेटी में एक कमियां है सर। कमेटी में कमियां जो हैं, सिर्फ रेल के अधिकारियों को उसमें बैठाया गया, लोको पायलट से संबंधित किसी को भी उस कमेटी में शामिल नहीं किया गया है। हमारे से एक आदमी तो कम से कम होना चाहिए जो हमारी समस्या को बता सकता है। ठीक है ना? आपके सर उस जो एक वक्तव्य के बाद जो है इन्होंने कमेटी बैठा दी, हमारी ड्यूटी चेंज होने लगी। अदरवाइज सर हम लोग 10 से 12 घंटे ड्यूटी करते थे, कोई पूछता नहीं था सर। और उस कंडीशन में जिसमें लोगों को बैठने की जगह नहीं होती, आप तो कम से कम एक बार बोल दिए सर एसी है, तो वैसे हम लोग खुश होकर आप जैसा लीडर हो तो खुश होकर वर्किंग करें। गलती भी नहीं कर सकता सर, एक नींद आ जाए। वैसे जनरल आदमी रेस्ट कर रहा हो तो एक बार आराम कर लेता है, उसमें सर हम लोग गलती करते तो एक्सीडेंट होता है। जैसे आजकल हो रहे हैं, इतने प्रेशर में सर वर्किंग करा रहे हैं, हम लोग को सर प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा। हमें केवल 14 घंटे का रेस्ट मिलता है, वो रेगुलर जो 16 घंटे का रेस्ट होता है। उन पर इतना टेंशन डाल रहे हो, उतना दबाव डाल रहे हो, उतनी फैसिलिटी नहीं दे रहे हो, तो एक्सीडेंट होंगे ही होंगे। तो अगर एक्सीडेंट कम करना है तो इनकी देखभाल करनी पड़ेगी। अगर इनकी देखभाल नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। अगर आप इनको ज्यादा काम करवाओगे, इनको एसी नहीं दोगे, इनको टॉयलेट नहीं दोगे, तो फिर एक्सीडेंट तो होगा ही होगा। सर एसी जो लग के आते हैं सेट से, वो भी अगर एक बार जो हर 3 महीने में शेड्यूल। हैदराबाद के चंपापेट इलाके में एक तेज रफ्तार कार बरकी पोल से टकरा गई, जिसके नतीजे में 2 नौजवान जाम बहक हो गए। उनकी शिनाख्त पुराने शहर के चंद्रायन गुट्टा के रहने वालों की हैसियत से हुई है। हादसे में मजीद 3 नौजवान भी जख्मी हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। तफसीलात के मुताबिक बदलागुले के राजीव गांधी नगर से ताल्लुक़ रखने वाले 5 दोस्त 4 शुम्बे को रात देर गए शवरमा खाने के लिए चंपापेट SUV कार में रवाना हुए थे। वापसी के दौरान उनकी तेज़ रफ्तार कार बेकाबू होकर बरकी खंबे से टकरा गई, जिसके नतीजे में 2 नौजवान मोहम्मद अदनान और सुफियान की मौके पर ही मौत हो गई और दीगर 3 जख्मी हो गए। सरूरनगर पुलिस ने सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया।
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।